में सिपह सालार मैदान से हटने लगे, तमाम की तमाम वहीं मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी वो शकील से बदल जाएगी। इसलिए उसके अंदर ये सब चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहली चीज ये कि कोई क्या कह रहा है उसकी बर्दाश्त की ताकत उन्हें बढ़ानी होगी। जवान है, जज्बात हैं, होने चाहिए, लेकिन उनके ऊपर तदब्बुर और बर्दाश्त का गलबा होना चाहिए, तब आगे की आदत चलेगी, वरना नाराज हो जाएंगे साथी भी और आने वाले भी। मैं अपनी तरफ से उन हजरात के लिए जो मौजूद नहीं है, जरूरी समझता हूं कि जिनके बारे में मालूमात नहीं है और वो हिंदुस्तान की अहम शख्सियात में से हैं और वो दुनिया में से रुखसत हो गए हैं, उनका तज़किरा मैं करना चाहता हूं। अभी जो बैकवर्ड सर्टिफिकेट की बात हो रही थी, जैसे इंतखाब साहब का दिल हर गरीब के लिए हर जगह तड़पता है, अल्लाह इनको तक़वियत दे और इस तरह जहां कहीं जहां जरूरत होती है ये खिदमत करते रहें और इन प्रोग्रामों में भी शामिल होते रहें, तो इनके जज्बात से भी हमें फायदा होगा, कुछ ना कुछ सबक मिलेगा। इन्होंने एक बात कही, उसी को लिख लो, याद कर लो। हर आदमी की एक बात होती है कि क्या काम बैठ कर ले कि आज राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, तुम्हारे वोटों से पैदा होगा। अगर ये बात तुमने समझ ली, एक ही बात काफी है। इसको करोड़ नहीं कह सकते, अरब नहीं कह सकते, 10 खरब नहीं कह सकते। अगर यही बात दिमाग में आ गई तो ये अपने तौर पर आपकी फिक्र की बुनियाद पैदा हो गई। हमारे प्रधान अब्दुल अजीज साहब की एक ही बात को याद कर लो, मैं अमल की तरफ आ रहा हूं कि महकूम न बनो, हाकिम बनो, हुक्म मानने वाले नहीं हुक्म देने वाले बनो। अगर ये निकला तो कामयाब हो। हमारे अंदर ये चीज आएगी। जो लोग इस दुनिया से चले गए, हम उनका खिराज अकीदत कई तरीके से पेश कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये होगा कि जो उनकी तमन्नाएं थी तरक्की की अपनी कम्युनिटी के लिए, वो हम करेंगे तो ये भी उनको खिराज अकीदत होगा। अगर हम वो नहीं कर पाते तो वो दुनिया में से चले गए, हमें भी रुखसत सबको होना है और इस मकसद को ना हासिल कर सके तो हमारी मेहनत एक तरीके से अकारत है, बेकार है। डाइवर्ट कर रहा हूं अपनी बात को दूसरी तरफ, हालांकि यहां मौका नहीं है सियासी और समाजी एतबार से, लेकिन जब आदमी घर में बैठता है तो कुछ ऐसी बातें भी कहनी पड़ती हैं जो नहीं कहनी चाहिए। इंतखाब साहब की वजह से मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की हमारी हिंदू देवी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट की तरफ से इलेक्शन से 4 महीने पहले मेरे पास लेटर आया और बार बार फोन आए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा किस लिए? कि हम चाहते कि तेरी बिरादरी की तरक्की के लिए जो आप कर रहे हैं या आपने किया है उसमें तबादला ख्याल करें। मैंने ना मिलना चाहता हूं ना तबादला ख्याल करना चाहता हूं। कि क्यों? मैंने कहा शायद कुछ रुकावटें हैं, आपने अगर कुछ हमारे लिए किया हो तो बता दीजिए, हम आपसे मिले, और अगर आपने कुछ किया नहीं है तो हमारी जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत है। 2 मिनट तक इंतखाब साहब चुप रहे। वो फिर उनका फोन आया कि वाकई हमारी गलती है, आप बताइए कि क्या करना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराते हैं। मैंने कहा मिलना नहीं है मुझे। आपके यहां ये बताइए कि पार्लियामेंट में आपके कितने एमपी हैं? उन्होंने कहा 6 एमपी हैं। मैंने कहा हमारा 1 एमपी पार्लियामेंट में पहुंचा दो, फिर बात ना करना, बल्कि हम खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए अपने। उसके बाद कौन इस बात के लिए आया, अरे भाई कभी मिलना चाहते हैं, लेकिन उस बात का जवाब नहीं आया। तो किसी एक बात पे आ जाइए अपने तौर पर, उसको सोच लीजिए कि कैसे है। अब मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, हालांकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, माजी की तरफ ले जाकर एक बात करना चाहता हूं। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो शायद उस बात को ना सुन सके ना सुन सकेंगे। मैं बता रहा हूं, वक्त का कोई पता नहीं है। 40 साल पहले की बात, 1980 की, जब मनसब साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में था, आया इलेक्शन में साथ गया और मैं सबसे पहले उस वक्त ट्राली वगैरह
जब बैठा ये भी पता नहीं था कि ट्राली क्या चीज होती है। चौकिन्ना गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ, न देखा। गांव में चले गए, कुर्री खेड़ा मशहूर जगह है, उनकी अजीजदारी भी काफी थी। वहां बैठे, नाश्ता वाश्ता किया और फिर कहा चलो इलेक्शन में, चलो साथ काम करो। वहां पर सब हाँ हाँ कर रहे, चलने कोई तैयार नहीं हुआ। अब जब नया होता है, सादा कागज मेरा था मैं भी, इसलिए मैंने कहा भाई ये नहीं है, अगर साथ चलने को आप तैयार नहीं होते तो यहां से हमारे इलेक्शन हारने की इब्तदा है, जीतने की नहीं है। क्या वजह बताइए? बहुत देर के बाद कई बार बात हुई तो एक साहब ने कहा कि जी जो कुछ नाराजगी है वो तो आपकी रुकावट की वजह से है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गौर करो जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि भाई मुझसे क्या खता हुई है जो ऐसी कहने लगे। जब यहाँ पिछले अपनी बिरादरी की बात थी तो आप एक शख्स आते यहाँ क्यों आ गए इस मीटिंग के अंदर? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी मैंने शेरवानी पहन रखी, पाजामा पहन रखा, टोपी लगा रखी, और उनको ये तेजी हो नहीं सकता। मैं बहुत बात कह रहा हूं, मुझे नहीं कहने चाहिए। मैंने फिर ये कहा भाई बहुत अच्छी बात है, मैं यहीं बैठा हूं, आप गंगों में जाओ, है ना। हमारा महंगा दूसरा है, उनका महंगा दूसरा है, थोड़ा सा फर्क है जो आप समझ रहे हो, और जाओ और पता करो। मैं उसके बाद जाऊंगा यहाँ से, वरना यही गिरफ्तार कर लेना, अगर ड्यूटी हुई मैं आपका ही भाई हूँ। तब उन्होंने कहा, बदल गए कि जी हम माफी, जो माफ कर दो हमें, और अब जो है सब जहां कहोगे, जिसको जहां कहते हो वहां साथ चल रहे हैं। हम उस दौर से गुजरे हैं, यानी हमें उसको ख्याल रखना चाहिए कि कहां से आए। लेकिन आज शुक्र है मेरा खून बढ़ता है, आप मेरे जैसे और लोगों का खून बढ़ता है, आप लोगों को देखकर कि आपके अंदर ये चीज आई। मंजिल भी मिलेगी, लेकिन कौमों की बस्ती बरसों में नहीं सदियों में खत्म होती है अगर वो बर्दाश्त मुजफ्फर करते हैं। मैं एक मीटिंग में गया, दो बातें कह के खत्म कर दूंगा। मुझे खुद ख्याल है कि तालीम के लिए हम क्या समझे अपने तौर पर, अगर तालीम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो अपने तौर पर पता नहीं इनमें कौन हीरा बन जाए, कौन अम्बेडकर बन जाए, कौन अब्दुल कलाम आजाद बन जाए। हमारी फिक्र ये होनी चाहिए। खलीफा हारून रशीद बगदाद के अपने जमाने के एक अजीम हुक्मरान, तारीखी एतबार से, माली एतबार से और इल्मी एतबार से, उनसे किसी ने शिकायत की कि आप ये एजुकेशन के बारे में मदारिस के अंदर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इस पैसे को सरकारी खजाने में बचत होगी, लिहाजा आप जाके देखो मदारिस में तो कोई सो रहा है, किताबें कहीं पड़ी हुई है, ये पढ़ते पढ़ाते नहीं है, अपने तौर पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इनको तो मुफ्त की रोटियां मिलती हैं, इसलिए मदारिस को बंद कर दो। और उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि जब मदारिस बंद हो जाएंगे तो तालीम भी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने एक रात का इंतखाब किया, और अरब की सरजमीन पर आप समझिए जिस रात को बारिश होती है वो रात कैसी होती है, वो दुनिया में एक जन्नत का नमूना होती है कि वहां इतनी ठंडक हो जाए। उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, बारिश होती। गेट खुलवाया, आकर देखा, गेट के बाद क्या देखा कि एक तालिब इल्म लेटा हुआ है और किताबें नीचे पड़ी हैं। उससे आगे चले, देखा कि उसकी टोपी नीचे गिरी है, और बयान नहीं करता, थोड़ी बात में कहेगा। एक रात गए तो सतर जो है जिस्म का हिस्सा वो भी खुला हुआ है, लुंगी ऐसे, तो उन्होंने कहा वापस हो जाओ। बीच में खड़े हुए थे तो किसी ने कहा कि अरे ये तो सब सो रहे हैं, कहीं से आगे चांद की रोशनी दिख रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं रुक जाओ। रुकने के बाद वो आगे गए, और वहां भी देखा जहां छोटा सा चिराग जल रहा था, और चिराग जलने की झोपड़ी में जब वो पहुंचे और देखा तो वो पढ़ रहा है, और जोर जोर से पढ़ रहा है, और उसने इस आहट तक को नहीं तवज्जो दी, ना सुना कि यहाँ कोई आया है कि नहीं आया, यानी इतना मशगूल था वो अपनी पढ़ाई में। खड़े रहे, कोई तवज्जो नहीं हुई। उन्होंने कहा चलो इसका नंबर नोट कर लो, क्या नंबर है। सुबह को बुलाया सबको, अपने तौर पर उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारी किताबें हैं, शर्मिंदा, ये तुम्हारी टोपी है, शर्मिंदा, ये तुम्हारा सतर औरत जिसको बोलते हैं, चाहे वो मर्द का हो या औरत का, कि ऐसा था लुंगी का कुछ ख्याल है, ये लुंगी आप पहने हुए थे। हमने देखा। उन्हें कहा कि शर्मिंदा हुए कि मैं मदरसा बंद करने का, कॉलेज बंद करने का फैसला कर रहा हूं, ये पैसा बर्बाद हो रहा है ना। कौम जाहिल हो जाएगी, हो जाए, है नहीं, जब ये इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैंने तो ये सोचा था कि नई नस्ल में से
कुछ और ऐसे काबिल बनेंगे, ऐसे आलिम बनेंगे। उस जमाने के अंदर हिंदुस्तान से हकीमों तक को बुलाया गया, इतनी उनकी इल्म की कदरदानी और तलाश की बात थी एक जगह पे। तो सब कहने लगे कि ये तो बुरी बात होगी, इस तरह होगा, कि फिर क्या करूं? कहने लगे मैं फैसला कर चुका था अपनी तबीयत में, ये कॉलेज बंद हो और बंद कर दूंगा। लेकिन उस बच्चे को फिर बुलाया कि तुम फला झोपड़ी के अंदर थे, तुम क्यों नहीं सोए थे, रात भर किस लिए पढ़ रहे थे? कि मैं दो बातों की वजह से पढ़ रहा था, कि मेरे माँ बाप ने यहाँ भेजा है तालीम के लिए, तरक्की के लिए, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए और आगे की आने वाली जिंदगी के लिए, कि वो बातें याद करने के लिए जिससे मेरे माँ बाप भी जन्नत में जा सके, इसलिए मैं पढ़ रहा था, इसलिए मैं अकेला बैठा था अपने तौर पर। और अगर मैं करूंगा तो आपका मैं नमक खा रहा हूँ, आपने कल को आप भी कयामत में पूछेंगे कि मैंने पैसा खर्च किया था, तूने खाया था, हराम क्यों किया? इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अच्छा बेटे तेरी वजह से खुलने का ऑर्डर कर दिया कि जाओ इस एक बच्चे की वजह से। और वो कौन बच्चा था? वो इमाम गजाली थे, जो बाद में जिन्होंने आज दुनिया के अंदर नए फलसफे के अंदर वो जवाब दिया। वो आप में से कौन बन जाए, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को और कई बातों करना चाहते हुए और उनको खत्म करते हुए ये कहता हूं कि सिर्फ ये इरादा कर लो, एक बात मान लो कि किसी को बुरा नहीं कहना। 10 तंजीमें बन रही है, उन्हें कहो बहुत अच्छा है। ये वाक़ा मेरे साथ कहां आया? राम सूरत सिंह के साथ। राम सूरत सिंह जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन बना दिए गए थे कमीशन का, यूपी का जो था। तो जब ये मसला चल रहा था नामों के, सब नामों का और बैकवर्ड क्लासेस में लिस्ट का, हमारी 2-3 हस्तियां ऐसी इस वक्त में गुजर चुकी हैं हमारे इन भाइयों के साथ में, जिसमें असगर साहब का भी, यामीन साहब का, और यहाँ पर भी कई लोगों का और का, इकराम साहब का भी इंतकाल हुआ। राशिद कमाल एडवोकेट गोरखपुर, जो इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखपुर का इंतजाम चलाते थे और उनके वालिद से वो के सेक्रेटरी चले आ रहे हैं। बड़ा इलेक्शन भी होता है, इश्तिहार भी किया उन्होंने बहुत ज्यादा, और पूरब और पश्चिम को मिलाने वाले उनके वालिद सहारनपुर और गंगो तक आए हैं अपनी कार से, इस दर्द को लेकर के एक हो जाए। मतलब है आज आपका तार जो पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, और वहां से बंबई में भी है, और महाराष्ट्र में भी है, और गुजरात में भी है, और राजस्थान में भी। कहाँ की वो बातें कहने का वक्त नहीं है, लेकिन इशारा दे रहा हूं, वो ऐसी हस्ती हमारे दरमियान से रुखसत हो गई है। तो उस वक्त में जब राम सूरत सिंह के यहाँ मैं बैठा हुआ था, तो मैंने कहा हमारे इस लिस्ट में इंक्लूड कर दो ये निस्बती नाम भी। इसी के साथ मैं एक बात यह अर्ज करना चाहूं कि कहीं नाम की निस्बत आए उस पर मत झगड़ना। ये पूरा पूरे हिंदुस्तान का खुलासा बता रहा हूं कि इसी में नशा है हमारे अंदर कि मेरा भाई क्या होगा। अरे मैं अब ये इस फैसले पर हूं कि तंजीमें एक नहीं 100 बनाओ, लेकिन काम करो, जब काम करेंगे उनमें से कुछ अच्छे भी निकल आएंगे। ये ना कहो कि वो तंजीम क्यों न है, ये ना कहो कि वो नाम क्यों लिख रहा, कुछ भी लिखो, लेकिन ये कहो कि मैं बुनियादी दे दी। तो राम सूरत सिंह के सामने मेरी एप्लीकेशन गई, वकील साहब की पॉइंट की बात है, मैंने ये कहा कि ये सब नाम इंक्लूड कर दिए, ये हमारी कम्युनिटी के नाम है, ताकि हमारी शुमार हो जाए, हमारी गिनती हो जाए। डेमोक्रेसी में तो गिनती की बात है ना, कि गिनती होगी, हमारा खानदान तो तभी बढ़ेगा जो आपको कह रहा है कि हाँ भाई मैं तेली हूँ, मैं मलिक लिखता हूँ, मैं गौरी लिखता हूँ, पहली बात मैं सामान्य लिखता हूँ, कुछ भी लिखो है तो तेली, जब गिनती आएगी तो हमारी बढ़ेगी। डेमोक्रेसी में हुकूमत का तरीका, जिसका इशारा हमारे इंतखाब आजाद साहब ने किया कि गिनती से होगा। तो मैंने एक लिस्ट दी, गौरतलब बात है, ये सब नाम शामिल कर दीजिए सब क्लॉज में तेली के साथ। तो राम सूरत सिंह इस तरह होकर बोले, अरे वकील साहब एक बयान हल्फी आपको और देना पड़ेगा। मैंने कहा जी वो कैसा? कि वो बयान हल्फी आप ये देंगे कि हमारी बिरादरी के अलावा इन सब क्लोज में जो नाम आप दे रहे हैं, सामानी का, गौरी का, उस्मानी का, कोई और नहीं लिखता। मैंने कहा ये बयान हल्फी मैं नहीं दे सकता कि फिर आप पाबंद नहीं हो रहे, हमें कैसे पाबंद करते हो इसके अंदर इंतजाम कराने के। मैंने कहा दरखास्त को खारिज कर दो। किससे कहा? जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो मेरे मुंह की तरफ देख रहा, कहेगा कोई अपनी दरखास्त को, वकला साहिबान जानते हैं कि कहेगा क्या दरखास्त खारिज कर दो, लेकिन कोई जज्बा था, कोई तड़प थी, कोई बात थी, और ये सोचा अगर नहीं होना है तो कहीं और करेंगे, और नहीं होगा तो किस्मत में नहीं है तो खत्म करो। लेकिन ये नहीं कर सकता कि झूठा बयान है, वो बयान हल्फी दे दिया उनको। तो फिर वहां पर एक शख्स बैठा हुआ था, आजी जान मोहम्मद साहब, तवज्जो की बात है,
जब ये कह दिया मैंने दरखास्त खारिज कर दो अगर नहीं हो सकती, मैं बयान हल्फी नहीं दे सकता झूठा, ठीक। तो वहां एक शख्स बैठा हुआ था, मेंबर जो थे वो 4, तो मुझे ये मालूम था इनमें एक मुस्लिम भी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो कौन सा है। और वो कौन थे? अशफाक हुसैन अंसारी, गोरखपुर के एमपी जो रह चुके थे वो थे, लेकिन मैं जानता नहीं था। तो उन्होंने ये कहा 2 मिनट के बाद, जब मैंने ये कह दिया, मैंने कहा दरखास्त खारिज कर दीजिए अगर ये नहीं हो सकता, कि वकील साहब आप सहारनपुर से आए, इतना वक्त लगाया, दरखास्त दी। वकील तो कभी ये नहीं कहता कि मेरी दरखास्त को खारिज कर दो, बार बार कहता मेरी ये समझ में नहीं आया, मुझे समझा दो खारिज करा के क्या होगा। ये उसने कहा। मैंने एकदम कहा योर गुड प्लीज अशफाक हुसैन अंसारी। कैफियत बदल गई, मुस्कुरा